किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी बंदरगाहें, जहां जारी तिजारती सरगर्मियां मईशत को मुस्तहकम करके मुल्क को कौम की तरक्की की जमानत बन जाती हैं। दुबई, सिंगापुर और चीन की बंदरगाहों ने न सिर्फ अपने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में चार चांद लगाए, बल्कि खित्ते की माशी इक़दार को भी मज़बूत समत दी। गवादर पोर्ट से होने वाली तरक्की के सम्राट पाकिस्तान और उसके एक आम फर्द तक कब पहुंचेंगे? और क्या गवादर पोर्ट को इसकी अहमियत के शायान शान तवज्जो दी जा रही है? कोई बिगाड़, कमी, कमजोरी, गलती या गलत फहमी मुतालिका मंसूबे की राह में हायल तो नहीं? टीम महासरा ने गवादर के हवाले से बातचीत की दो अहम शख्सियात से। जी, वेलकम टू द गवादर स्पेशल शो। और जहां अब तक टीम मुहासरा ने आपके सामने गवादर, उसके मसाइल, उस पे होने वाली डेवलपमेंट का काम और उन तमाम इदारों को सामने ला के रखा है, अब इस शो में हमने आपको पोर्ट्स का कंपैरिजन दिखाया जो इंटरनेशनल पोर्ट्स इस वक्त हैं, कितने अरसे में वो कैसे बनी और गवादर क्या इन पोर्ट्स में अपना हिस्सा बना पाएगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शो के अंदर हुकूमत की तरफ से हमारे साथ हसन इकबाल साहब भी होंगे और औरिया मकबूल जान साहब भी होंगे जो कि मारूफ तजियाकार हैं, हरफराज के मेज़बान हैं। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे वो कैसे इस डेवलपमेंट के काम को देख रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो खामियां अभी तक हमने आपके सामने दिखाई हैं या जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने रखी हैं उन पर उनका तजिया लेंगे। और ये साहब, बहुत शुक्रिया टीम मुहासरा के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सिंस आप कोयटा बलूचिस्तान में सर्व भी कर चुके हुए हैं, लोकल ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, समझते हैं कि कैसे काम करती है, गवादर मुस्तकबिल में कैसे दूसरी बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों से मुनफरिद होगा? जैसे कि अगर हमारे सामने कंपैरिजन किया जाए दुबई और सिंगापुर है, आप क्या समझते हैं? देखिए, दुबई का जहाँ तक ताल्लुक है सिंगापुर से, तो इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता कि सिंगापुर का कैचमेंट एरिया भी और ज़्यादा है और सर्विस एरिया भी और ज़्यादा है, लेकिन दुबई बुनियादी तौर पर इस पूरे इलाके को सर्व करती है। और गवादर और दुबई के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि 2 दिन का जो क्रूज़ है जहाज़ों का वो वहाँ से बचेगा और उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े जहाज़ जो हैं वो यहाँ आके रोका करेंगे और उससे जो है डेस्टिनेशंस के लिए मुख्तलिफ जगहों पे छोटे जहाज़ों को की फेरीज या दूसरी चीज़ें जो है वो जाया करेंगी। दूसरी बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि दुबई जो है वो इंटरनेशनल चोक पॉइंट जो है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर हॉर्मस के ऊपर एक जहाज खड़ा कर दिया जाए तो पूरे के पूरे 7, 8, 9 मुल्क जो है बंद हो जाते हैं। जो गवादर जो है उसके बाहर है, ये वाइल्ड पोर्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से बाहर है, रीच से बाहर है। इसलिए यहाँ पर अगर किसी किस्म की मशरिक़ वस्ता में जंग भी छिड़ जाती है, वहाँ पर आपस में जहाज आके खड़े होकर एक दूसरे पर बमबारी भी कर रहे होते हैं, तो ये खुले समुद्र में दूर है। इसलिए दुबई से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके आने से दुबई की खुसूसन जो जबल अली वाली जो बंदरगाह है कि जो इसका पर्पज़ यही था कि उसको ऑफलोड करके बड़े जहाज़ों को छोटे जहाज़ों में भेजना, उससे ज़रा से मुख्तलिफ हो जाएगी, अब बेहतर हो। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी हो गया है, जहां ऑलरेडी गवादर के हवाले से बड़े बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान को कि जी इकोनॉमिक बूम आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इस पर भी मैंने बात करी। मुझे ये बताइए, गवादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन साहब से हमारी बात होती है तो वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जी जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उस तरह से अमली जो है वो इक़दामात नहीं हो रहे। कोई रेजिस्टेंस है तो नहीं? कोई कहीं पे नहीं है, रेजिस्टेंस कहीं पे नहीं है। सिर्फ एक फ़र्क है कि वो जो विजन है और जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें डिस्कनेक्ट हो गया है और उसमें फासला हो गया। तो आप क्या समझते हैं, इतने बड़े मंसूबे में हुकूमत या वफाक या जो भी अहम लोग शामिल हैं वो किस तरह से गफलत का शिकार हैं या किस तरह से जो है वो उसमें इतने चुस्त नहीं है? गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनी थी तो ज़माने में मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ होता था। आप अंदाज़ा करें कि आप गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सबसे पहले तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया हुआ था और उसकी प्लानिंग जो थी इस्लामाबाद और कराची में बैठ के होती थी। आप खुद सोचें ना कि कराची की पोर्ट तो चलो कराची की फेडरल गवर्नमेंट की होगी, लेकिन क्या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कराची के पास
सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है? क्या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं है? तो सबसे पहले तो एक तवील अरसा इसकी ओनरशिप भी बिल्ट नहीं हो सकी, और वहाँ पर वो बहुत वहाँ से बाहर से लोग आके उनको उन्होंने गवादर उसका इंचार्ज लगाया था। फिर आखिर में हमारे दोस्त अहमद चिलाड़ी साहब होते थे, उन्होंने आके किसी हद तक काम करना शुरू किया। दूसरी बात ये थी कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं रखा गया। पूरे पाकिस्तान का जो लैंड माफिया था ये 2001-2 के दौरान वो गवादर पहुंच गया, और पाकिस्तान के हर कोने के अंदर आपको इश्तिहार नजर आने शुरू हो गए कि गवादर में आप ज़मीन खरीदें, गवादर में आप ज़मीन खरीदें। और इस पूरे पाकिस्तान में जिस तरह लोगों को लूटा गया और जिस तरह गवादर के ख्वाब दिखाए गए, और फिर उसके गवादर को कतन कोई डेवलपमेंट ना की गई, ना किसी ने तवज्जो की। यही वजह है कि गवादर के बारे में बेयकीनी पूरे मुल्क में मुस्तकिल गुज़श्ता कम से कम 17 साल से फैलती चली जा रही है। और ऐसा अब भी, और ये सब हो रहा है, लेकिन इदारों से जब हमारी बात हुई, जीडीए के डीजी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी इसको काफ़ी हद तक हमने मिनिमाइज़ किया। अगर हम कंपेयर पिछले टाइम से करें, जो लैंड एरिया में इस वक्त प्राइसेस शूट की हैं, तो इसका मैं ज़िम्मेदार किसे ठहराऊँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी बनाया, कुछ लोगों की ये राय है, और बड़ा ओपनली वो कहते हैं कि जी ब्लैक को वाइट लोगों ने कर लिया इस चक्कर में, और बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया। इस वक्त जो हम ये कर रहे हैं कि वी आर नॉट इशूइंग एनओसी, जो मैंने शुरू में आपको कहा, खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में हम कोई एनओसी इशू नहीं कर रहे हैं। ठीक है। रेजिडेंशियल में जो यहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने अपने घर वगैरह बनाने हैं, उनके लिए स्पेशल केस हम मूव कर रहे हैं। इफ़ एग्रीड बाय द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उनको हम अलाउ करेंगे। और ये फ्रीज कब से लगा सर? ये फ्रीज हुआ है जी जनवरी 2017 से 17 फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। एंड वी एक्सपेक्ट कि ये जब तक ये मास्टर प्लान को कोई शक्ल नहीं निकलेगी, कोई इसके इनिशियल ड्राफ्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम इसको फ्रीज रखें। देखिए, अब तो क्या पता मिनिमाइज इसलिए भी होना है कि गवादर जो पोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो गई है। ये उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस ज़माने के अंदर गवादर शहर जो है उसके साथ एक तो उन्होंने जेटी बनाई हुई थी जो फिशिंग की थी, और वो बात है बेल्जियम ने मेरे ख्याल किसी वेस्टर्न मुल्क ने बनाई थी, उसके साथ ही ये वाला जो वो पोर्ट का काम जो शुरू था। सिंगार की जो हाउसिंग स्कीम है, इसकी आप अंदाजा करें कि 92-93 के अंदर वो जानवर दश्ती हमारे दोस्त होते थे, वो वहाँ गवादर में डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने स्कीम शुरू की हुई थी। आधे इलाका जो है वो उन्होंने अपना पकड़ा हुआ, हर एक के वहाँ प्लॉट थे, नवाज शरीफ के प्लॉट थे, बेनज़ीर के प्लॉट थे, महमूद हारून के प्लॉट थे, दुनिया के हर ब्यूरोक्रेट के, हर पॉलिटिशियन के कहीं भी रहता था उसने गवादर की संगार में प्लॉट लेकर रखा हुआ था, और वो उसके ऊपर अपनी जिसे कहते हैं मोनोपोलाइज उसको कर रहा था, जिसकी वजह से गवादर के अवाम के अंदर भी एक बड़ी रिजेंटमेंट थी कि ये क्या कर रहे हैं इस इलाके के अंदर, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, कि अभी गाँव जो है वो आबादी नहीं हुआ, लुटेरे पहले से आके जमा हो गए। ये है असल सूरत हाल वहाँ की। तो अब चूंकि सिंघार भी है, न्यू टाउन भी है, फिर पेशुकान की भी है, अब आप समझते हैं, क्योंकि जब हम मकामी लोगों से हमने बात की तो वो काफ़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने किया। जो लोग सीपैक के दावे कर रहे हैं कि सीपैक बन रहा है, ग्वादर में डेवलपमेंट होगी, आप तो आए या कोई डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आई होगी। आपको रोडें नज़र आई होंगी शहर से बाहर, जो मेरे और मेरे लोगों के लिए नहीं है। ग्वादर अभी पानी और बिजली के लिए बहुत तड़प रहा है, इधर कुछ भी नहीं है, कोई आदमी बात नहीं सुनता है लोगों का, कुछ नजर नहीं आ रहा है, माहीगीरों को कुछ नजर नहीं आ रहा है। काम बहुत है ग्वादर में, अच्छा, मगर हम लोग माहीगीरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो इस सूरत हाल में, अब की सूरत हाल में कोई फ़र्क आपको लगता है कि होगा, और ये एरिया लोगों को साथ लेके डेवलप होगा जो वहाँ के मकामी है? कतई नहीं होगा, और ये आलमी एक्सपेरिमेंट भी यही कहता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पहली दफ़ा गवादर गया था 1980 में, और 1980 में गवादर की समंदर के साथ साथ एक बहुत बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होता था, जो कि एक उन्होंने बनाया होता था, पानी आता था और वो पानी वेपोरेट होता था, समुद्र का पानी, और वो मुख्तलिफ किस्म की छोटे छोटे शीशे के क्यूब्स थे, उससे वो पूरे का पूरा पानी जो है गवादर का सप्लाई होता था। फिर गवादर में मस्कत के काबूस के ज़माने से, काबूस के वालिद के ज़माने के 3 बड़े बड़े कुएँ थे, उसमें से बारिश का पानी होता था, वो बादशाह का पानी जो है फिल्ट्रेट होकर के आखिरी कुएँ में पहुँचता था, वो पानी पीते थे। अब आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब गवादर में एक जो तस्वर ही नहीं है कि पीने का साफ पानी कहाँ से आएगा। अब तो बारिशों पे इन्हिसार है, डैमों की बात तो रिकॉर्ड इंतजामिया ने भी कही कि जी डैम जो है वो 6 to 8 मंथ्स में जो है वो बन जाएंगे, फिर पानी का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, 1980 से ये मसला चल रहा है अब तक, इस दौर में बड़ी नारे भी लगते रहे डेवलपमेंट के, खामी कहाँ पर है? क्यों ये चीज़ें, बुनियादी सहूलतें लोगों को वहाँ के मैसर नहीं आई, जब इतने बड़े पैमाने पर इतने सालों से ये कभी भी नहीं होंगी? उसकी एक बुनियादी वजह है, मैं आपको 2 बड़ी मिसालें देता हूँ आलमी।
दुनिया में दो बड़ी ऐसी शाहराएं हैं जो बनी हैं। नंबर 1 है सुएज कैनाल और नंबर 2 है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है वो पनामा के मुल्क के अंदर है, और वो पहले तो बात यह है कि पनामा कोलंबिया का हिस्सा था, उसको बाकायदा आज़ादी की तहरीक चलवा के उसको अलहदा किया गया और फिर पनामा को उसको बनाया गया। पनामा की आज भी कैनाल के साथ साथ आपको ऐसे लगेगा जैसे दुनिया की गरीब तरीन मखलूक जो वहाँ रहती है। झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर मच्छर हैं, वहाँ पर गलाजत है, गंदगी है। आप अंदाज़ा करें कि उस इलाके के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर मच्छर वहाँ पैदा होता है, जो मलेरिया। दूसरा, और पनामा की आप जिंदगी ठीक नहीं हो सकी। $2 बिलियन सालाना वो पनामा जो कैनाल जो कमाती है, ठीक। $8 बिलियन जो है सालाना सुएज कैनाल कमाती है। लेकिन क्या मिस्र की गुर्बत ठीक हो सकी? मिस्र आज भी गरीब मुल्कों में से है। मिस्र आज भी उसको उन्होंने दोरोया करना था तो उसके लिए आदमी कर्जे के लिए जाता है कि मुझे $10 बिलियन दें, मैं उसको दोरोया करना चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि गुर्बत का कोई ताल्लुक खत्म होने का ताल्लुक नहीं है पनामा कैनाल या इवन सीपैक के साथ। पाकिस्तान की गुर्बत इस चीज से ठीक कभी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा रास्ता बन रहा है जिस रास्ते के ऊपर आपने कम से कम $50 बिलियन जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट है चाइना की, जिसको अपने $95 बिलियन जो है आपने पे करने हैं। और होगा क्या, जैसे मैं चागी में डीसी रहा हूं, सेंदक प्रोजेक्ट मैंने बकायदा एवेल्युएट किया था, जो उसके बाद चाइना को दिया गया था। आप अंदाजा करें कि उस सेंदक प्रोजेक्ट में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की, और आज जो 15 साल का टोटल प्रोजेक्ट है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट पूरी होगी। वो अपना सोना यहाँ से, तांबा यहाँ से लेके बेचेंगे और आखिर में खाली ज़मीन हमारे हवाले करके चले जाएंगे। मुझे कतन कोई तवक्को नहीं। आलमी जो तजर्बात हैं वो यही कहते हैं कि ये इस इलाके को कभी डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इलाका डेवलप हो जाए तो वो फिर उस ज़मीन पे, उस इलाके पे, उस बंदरगाह पे अपना हक जमाने लगते हैं। क्या ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बनने जा रही? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसका अगर आप समझते हैं जवाब देना तो दीजिए। इस अहम सवाल का जवाब जरूर दिखाएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के टूटे हुए सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां से ब्रेक पर जाने से पहले टूटा था। क्या ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बनने जा रही? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसका अगर आप समझते हैं जवाब देना तो दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से मेरी तो प्रायोरिटी ही पाकिस्तान है। अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, और मेरी प्रायोरिटी में यहाँ के लोग हैं, हेडिंग जीडी है, तो ऑब्वियसली जो गवादर के लोग हैं, जो गवादर की डेवलपमेंट है, दैट्स माय प्रायोरिटी। तो यहाँ जो फैसला जो मेरे जुडिशन में होगा वो मैं कोशिश करूँगा कि उन टर्म्स पे किया जाए जो हमें फेवर करती हों। हर मुल्क अपने टर्म्स पे बात करना चाहता है और हमारी अपने टर्म्स है जी। तो इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के मफाद में होगा। तो फिर क्या हम समझें कि जो सीपैक है ये फिर आगे आके जो दावे किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत में अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एक नई राह आ जाएगी, आपको सुनने के बाद तो मुझे ये तमाम चीजें नहीं समझ में आ रही। आप सीपैक के एग्रीमेंट में क्या है? सीपैक के एग्रीमेंट के अंदर आप एक एग्रीकल्चर फ्रंटियर है उनका। आप मुझे बताएं कहां आपको जॉब मिलेंगी? आपको कोई इंडस्ट्रियल जोन बनेगा? नहीं। और दूसरी बात है कि क्या जमीन वहां पे बड़ी अलॉट हुई है इंडस्ट्रियल जोन? नहीं, आप बना भी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। उसकी मैं अर्ज करता हूं, आपकी जो इंडस्ट्री है वो चाइना की चीप लेबर के साथ कंपीट ही नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन किस्म का फर्नीचर पैदा होता था, चाइनीज फर्नीचर आना शुरू हुआ, पाकिस्तान की चाइनीज फर्नीचर की इंडस्ट्री खत्म हो गई। पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रिक स्विचेस थे ये बेहतरीन बनाए जाते थे, चाइनीज स्विचेस आने शुरू हुए, खत्म हो गए। पाकिस्तान के अंदर शू की इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, चाइनीज शूज आना शुरू हुए, खत्म हो गए। गवादर पोर्ट नहीं बना और हमारी कम से कम 8 से 10 इंडस्ट्री जो हैं वो चाइनीज माल के आने के बाद तबाह बर्बाद हो गई हैं। लेकिन एक बात है, चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हाथ में होगी कि इस रोड से गुजरना है। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन को देखें, इससे फायदा चाइना को होगा। चाइना की 96% पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट में रहती है, 4% पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट में रहती है। वेस्ट इस तरफ हमारी तरफ है। जिस दिन ये ग्वादर बना वो 96% से आधी पॉपुलेशन जहां आ जाएगी और चाइना आबाद हो जाएगा, और चाइना के लिए जॉब्स पैदा होंगी, चाइना वहां पर इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करेगा, चाइना इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करेगा। चाइना जो इतना बड़ा वो कैंटन से, बंदरगाह से निकलता है, वो सिंगापुर से होता है, बहरे हिंद से होता हुआ पहुंचता है, वो हमारे रास्ते से जाएगा, उसकी कम से कम 80% उसकी कॉस्ट खत्म हो जाएगी। चाइना को यहां से ऑयल आसानी से मिलेगा, उसकी एनर्जी की नीड्स पूरी। आपको क्या मिला? एक सड़क चमकती हुई, जिस चमकती हुई सड़क के इर्द गिर्द
15 करोड़ भूखे नंगे बीमार बेरोजगार एक तरफ, 15 करोड़ भूखे नंगे बीमार बेरोजगार दूसरी तरफ, जहां ना अस्पताल है, ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना एजुकेशन है। आपने एक एग्रीमेंट किया इन लोगों की सेहत की बहाली के लिए। आप एक चमकती हुई सड़क जैसे आपने मोटरवे गुजारा था, आज पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक एक मोटरवे बनी हुई है। 1 करोड़ भूखे नंगे एक तरफ रहते हैं, 1 करोड़ भूखे नंगे दूसरी तरफ रहते हैं। ना वहां पर पानी, ना बिजली, ना सेहत, कुछ भी नहीं है। हम 500 गाड़ियां गुजार के समझते हैं हमने तरक्की कर ली। आप ये तरक्की लेना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक शानदार किस्म की सड़क आपको मिल जाएगी। तो इस पैक्ट में कि ज़मीन हमारी पैसा चाइना का, तो ये जो मुआहदा है ये यकसा फिर बेनिफिट नहीं देगा पाकिस्तान और चाइना को, सिर्फ चाइनीज को ही फैसिलिटेट करेगा या उनको बेनिफिट देगा? दुनिया में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है जिसको CRS कहते हैं, दुनिया में जहां भी कोई फैक्ट्री जाती है, यहाँ को ऑयल इंडस्ट्री वाले जाते हैं, वहां स्कूल खोलते हैं, वहां कॉलेज खोलते हैं, वहां अस्पताल बनाते हैं, बाकी चीजें बनाते हैं ताकि हम कम्युनिटी को साथ लेके चले। एक कंपोनेंट नहीं है सोशल सर्विसेज का इस पूरे CPEC के अंदर। जब हम वहां गए तो वहां एक हॉस्पिटल भी आर्म फोर्सेस के तहत तो चल रहा है, एक स्कूल को जिसे कॉलेज का दर्जा दिया गया वो भी 75 दिनों में बन गया हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन है कि जी टीचर नहीं है। तो ये इकदाम फिर आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, एक शॉर्ट टर्म जो है वो चीजें दिखा के फिर हुकूमत या इदारे जो है वो हमें गायब हो जाएंगे और फिर ये जो बबल पहले माजी में क्रिएट हुआ था फिर ये इसी तरीके से जहां भी उन्होंने इस तरह की रोडें बनाई हैं आलमी ताकतों ने, उन्होंने इसको सिर्फ पब्लिक को उससे दूर रखा है और उसका उन्होंने स्ट्रेटेजिक तहफ़्फ़ुज़ किया है। पाकिस्तान में भी ये बेसिकली एक रोड है जिसके ऊपर चाइना की चीज़ें गुजरनी हैं और चाइना उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन लोगों को ज़मीन चाहिए होती है, उन लोगों को रोड चाहिए, उन लोगों को यहाँ की पॉपुलेशन से कोई दिलचस्पी नहीं होती। और आप क्या समझते हैं इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में कितने अरसे में जो है ये बैनुल अक़वामी पोर्ट का दर्जा हासिल कर पाएगा? चाइना में तो बहुत जल्दी है इस मामले के अंदर। और दूसरी बात यह है कि चाइना चाहता है कि चाइना अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। चाइनीज आपके लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन गवादर की पोर्ट के लिए और गवादर की CPEC रोड के लिए जरूर लड़ेंगे। ठीक, इसीलिए वो देखें सबसे बड़ी बात है कि दे आर बिल्डिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। शॉर्टेस्ट पर किस लिए? शॉर्टेस्ट पॉसिबल इसलिए किया जाता है ताकि उनको बेनिफिट मिले। आपको तो ना मिला ना बेनिफिट। अगर आपके बारे में सोचा जाता तो आपके पहले जो है आर्टिलरीज बनाई जाती कि कोयटा से कौन सी रोड उसको आके मिलेगी, पिशावर से कौन सी रोड उसको आके मिलेगी, मुल्तान से कौन सी आके मिलेगी, ठीक, सिंध से और पंजाब के बाकी इलाकों से कौन सी आके मिलेगी। आप तो मेन आर्टरीज को पहले बिल्ड करते हैं ताकि साथ साथ आए, ताकि पूरा मुल्क जो है उसके साथ एक रिलेटेड एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बने, ताकि मुझे भी ये हो कि मैं हरनाई की सब्जियां जो हैं वो मैं सिब्बी लेके आ सकूं और सिब्बी से मैं कोयटा ले सकूं। कम से कम मेरी इंटरनल एक्टिविटी तो बिल्ड हो। हमारे स्ट्रक्चर को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के और जो यहाँ पे हमारे एक प्रोजेक्ट की पीसियां जो बनती रहती हैं, वक्त गुजरता रहता है, इसमें आप क्या समझते हैं कि कितने? दो चीजें हैं बुनियादी तौर पर, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक एंटी चाइना लॉबी भी मौजूद है जिसको गुज़श्ता कम से कम 60 साल से अमेरिका ने बाकायदा पैसे दे के पाला हुआ है और वो उनके पे रोल के ऊपर है। ये हमारे हर अदारे के अंदर मौजूद है। ठीक, ये उसको डिले करने के लिए करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मसला सारा ये हो गया कि अब अमेरिकन पॉलिसीज जो है पाकिस्तान के खित्ते से रुखसत हो रही हैं, इसलिए कि अमेरिका के दोस्त और हो गए हैं। अमेरिका का दोस्त अब इंडिया हो गया है, अमेरिका का दोस्त अफगानिस्तान हो गया है, अमेरिका का दोस्त ईरान हो गया है और वो इससे तीनों जो हैं इस CPEC के बहुत बड़े दुश्मन हैं। 15,000 एकड़ के करीब जमीन बिकी है, 3-3.5 लाख अभी बाकी है, जो GDA के DG ने कहा इंटरव्यू में अपने। लोकल तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। ये सिचुएशन कुछ आगे जाके मजबूत हो जाएगी, ये ऐसा कैसे रह जाएगा? गवादर के अंदर जो इतनी ज्यादा स्टेट लैंड थी, आप जरा उसका रिकॉर्ड देखें। वो सबसे पहले किन लोगों ने खरीदी और कोड़ियों के मोल पहले तो अलॉट कराई गई, फिर कोड़ियों का मूल किस तरह बेची गई, फिर कोड़ियों का मूल लेके फिर कैसे उसको आगे बड़ी उस पर बेचा गया, फिर आगे कहां से बेचा गया। ये तो कागजात के अंदर अगर आप जाएं तो गवादर के जो रहने वाले 50,000 पॉपुलेशन थी, मुझे याद है अच्छी तरह 1981 के सेंसस के मुताबिक, और डिक्रीज हो रही थी 50,000 की पॉपुलेशन। एक छता हुआ बाजार होता था। उसके बाद मैं कई दफा गया हूँ गवादर में, लेकिन मसला सारा ये है कि उस पॉपुलेशन को क्या बेनिफिट मिला। और ये सब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और आपने अपना तज्जिया दिया। हम इसको अपने नाज़रीन के सामने फॉर श्योर रखना ही है और माइंड मेकिंग हमने करनी है, जो हमने कोशिश की है अभी तक कि गवादर के हक़ाइक़ क्या हैं जो अभी तक आपके सामने लेकर आए, और इस गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा होगा। बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल साहब ने हमें वक्त दिया। हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और उनसे भी जानेंगे
कि क्या ये चीजें हैं या खामियां हैं, तो उनकी तरफ से किस तरह से हैं। गवादर में जारी सी पैक मंसूबे के हवाले से टीम महासरा ने खुसूसी गुफ्तगू की वफाकी वजीर मंसूबा बंदी और तरक्की जनाब एहसन इकबाल से, जो देख सकेंगे आप एक ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब से, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया टीम मुहासरा को आपने वक्त दिया। एहसन साहब, गवादर बड़ा चर्चा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ही नहीं सही पूरी दुनिया में, और फिर सी पैक का भी। ये बताएंगे कि मुस्तकबिल में दुबई और सिंगापुर की जो पोर्ट्स हैं बैनुल अक़वामी, उनसे किस तरह से जो है ये मुनफरिद होगा और कॉम्पीट करेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे। हम गवादर पोर्ट को उसके अपने मेरिट पर तरक्की दे रहे हैं, और इसकी ज़रूरत यह है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो नया रूट खुलेगा, एक नई राहदारी खुलेगी, एक नई सप्लाई चेन डेवलप होगी, उसके ज़रिए चाइना के सिल्क रोड जो उनका ज़मीनी ट्रेड रूट है और मैरीटाइम सिल्क रोड जो कि उनकी बहरी तजारत का रास्ता है, गवादर उसके संगम पे वाक़या है। तो ये पाकिस्तान को एशिया की, अफ्रीका की और यूरोप की तजारती मंडियों से सी पैक और वन बेल्ट वन रोड की तजारत से जोड़ने और मुंसलिक करने का एक ज़रिया होगा, और जो मुकामी दीगर पोर्ट्स हैं उनके साथ हम इसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक मोस्ट मॉडर्न पोर्ट सिटी के तौर पे तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए हमने इस वक्त हांगकॉन्ग और सिंगापुर की पोर्ट सिटीज़ को अपने सामने बेंचमार्क किया। बेंचमार्क करके, लेकिन गवादर पोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि जी जो हिकमत अमली है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ फर्क वो महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? मुझे मालूम नहीं कि वो किस किस्म का फ़र्क महसूस करते हैं, चूँकि इस वक्त गवादर पोर्ट सिटी का मास्टर प्लान डेवलप हो रहा है और हमें उम्मीद है कि ये साल के आखिर तक मुकम्मल होगा, और इसके फाइनलाइजेशन होने तक हमने वहाँ पर काम को रोका हुआ है, जिसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि जो मास्टर प्लान तैयार हो वो वहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, या हमें बहुत वसी पैमाने के ऊपर वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को ढाना पड़े या उस डेवलपमेंट को अंडू करना पड़े। तो जो ही इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह वो मास्टर प्लान तैयार होगा, उसके बाद फिर पूरी कुव्वत के साथ जो वहाँ की सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। शहर गवादर शहर और पोर्ट, इन दोनों के जो मास्टर प्लान हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग होंगे। देखिए, जो ये मास्टर प्लान बन रहा है इसको एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान आप कह सकते हैं, जिसमें पोर्ट का जो मास्टर प्लान है वो सिटी के मास्टर प्लान से इंटीग्रेट होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे इट्स अ पोर्ट सिटी। तो जो पोर्ट का एक मास्टर प्लान है, अगर उसको सिटी मास्टर प्लान सपोर्ट ना करे तो ये एक बहुत बड़ी डायकॉटमी होगी। लिहाजा हमने इसको इस बात को यकीनी बनाया है कि जो हमारा सिटी मास्टर प्लान है, जिसे हम गवादर सिटी स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान कहते हैं, उसमें दोनों को केटर किया जाए। और ये जो सी पोर्ट का मास्टर प्लान है, ये इसकी अप्रूवल चाइना देगा या पाकिस्तान इसको जो है वो बनाएगा? देखिए, सी पैक के तमाम मंसूबों की मंजूरी पाकिस्तान देता है और पाकिस्तान की वो मिल्कियत है, लिहाजा किसी किस्म का कोई उसमें फॉरेन कंट्रोल का शायबा भी नहीं है। गवादर के मुकामी इस डेवलपमेंट से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, कहते हैं कि जी ऑन बोर्ड नहीं है। पॉलिटिकल लोग जो लीडर हैं उनसे भी हमने बात की तो वो भी कहते हैं कि जी सड़कें बनाने से जो है वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं गवादर एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार जा चुका हूँ, वहाँ पे नौजवानों से मिला हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ। वहाँ पर एक बहुत खुशी है कि गवादर जो 2013 में एक छोटा सा टाउन था, मुश्किल से जिसे आप कस्बा कह सकते थे, बहुत तेज़ी से वो बदल रहा है। हमने पिछले 3 सालों में वहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है और इसके साथ साथ वहाँ पे तालीम के इदारे कायम किए हैं। गवादर के अंदर यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी है, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ताकि वहाँ के नौजवानों को आला तालीम, टेक्निकल तालीम से रोज़गार के मौके फराम हो। वहाँ पर एक जदीद हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसी तरह दीगर प्रोजेक्ट्स वहाँ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पानी का बड़ा मंसूबा जो 5 मिलियन गैलन पर डे डिसैलिनेशन प्लांट है आरओ का, वो लगने जा रहा है। इसी तरह एक 300 मेगावाट का बिजली का मंसूबा है, जिसके लिए तमाम उसका होमवर्क मुकम्मल हो चुका है और उस पर इस साल काम शुरू हो जाएगा।
तो गवादर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ ये नहीं कि सड़कें बनेगी, ये नहीं कि पोर्ट बनेगी, बल्कि वहाँ के लोगों की जिंदगी में फिर जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम हमने नियो टेलीविजन पे एयर किए हैं, वहाँ के मुकामी और हर शोबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बात की है, तो तजब्जुब का शिकार है वो। आप कहते हैं कि जी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी अभी मास्टर प्लान जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये फिर उस मास्टर प्लान से आके कोलैप्स तो नहीं करेगी चीजें जो अभी आप? नहीं, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये वो है कि जो उस मास्टर प्लान के साथ अलाइंड है, और वो मास्टर प्लान इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने अंदर। हमने जो चीज़ रोकी है वो वहाँ पर ये जो कॉलोनीज और लोग अपनी मन मर्जी से चीज़ें बना सकते हैं, उस चीज़ पे फ़िलहाल कंट्रोल किया है ताकि उसकी जोनिंग हो जाए। हमें ये पता हो कि किस इलाके में रेजिडेंशियल काम होगा, किस में इंडस्ट्रियल होगा, किस में सर्विसेज होंगी, किस में हाई राइज होंगी। तो ये सब चीज़ें मास्टर प्लान तय करेगा, उसकी रोशनी में वो वहाँ की रियल स्टेट डेवलपमेंट शुरू हो सकेगी। अलबत्ता जो वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मास्टर प्लान इनकॉर्पोरेट करेगा, उसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है, और इतने बड़े मंसूबे 1 साल या 2 साल में मुकम्मल नहीं होते। यकीनन उनमें 3, 4, 5 साल लगते हैं मुकम्मल होने में, लेकिन इब्तदाई 2-3 सालों के अंदर गवादर की मुकम्मल शक्ल बदल रही है। और वहाँ के खुद लोग कहते हैं कि 3 सालों में गवादर यकसर बदल चुका है और तेजी से उसमें तब्दीली आ रही है। लैंड या ये जो रियल एस्टेट है उसमें तो तब्दीली काफी आ गई है, एक बार फिर बूम आ गया, लेकिन जो गवादर का एक आम शहरी है वो भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, बुनियादी सहूलतें उसे नहीं मिल रही। आपने पानी के प्रोजेक्ट्स की बात की, अभी भी आप देखिए ना, ये डिपेंड करता है कि आप किससे मिले हैं। ग्लास इज हाफ फुल ऑल्सो, ग्लास इज हाफ एम्प्टी ऑल्सो। आप काश वहाँ पे गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं आपसे वहाँ के फिशरमैन से मिले हैं, मैं आपको देखिए ना, मैं आपको दावत दूंगा अगली दफा आप जाएं, आप जाके गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पब्लिक स्कूल में उन नौजवान बच्चों को देखें जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। आप अगली दफा जाएं तो गवादर के अंदर जो टेक्निकल, है नो डाउट, बट लेकिन वहां पे भी फैकल्टी के इश्यूज हैं। जी, आप वहां पे जाके टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देखें जहां पे गवादर के नौजवान टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आप वहां जाके गवादर यूनिवर्सिटी की तालबात और तलबा से मिलें जिनको अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन वहां पर मिल रही है, और ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह चाइना की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से लिंक करके इसको आने वाले सालों में हम एक मैरीटाइम रिसोर्सेज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। इसी तरह वहां पर अगर आप जाएं तो जाके बिजनेसमैन जो कारोबार है उनसे पूछें कितना तहफ़्फ़ुज़ आ गया है वहां पे। लोग कहते हैं कि जनाब हम तो यहाँ दिन 12 बजे कभी बैठ नहीं सकते थे सड़क के ऊपर, अब रात को मकरान कोस्ट के ऊपर भी ट्रैफिक चलती है। गवादर के अंदर भी लोग अपने होटल्स को खोल के बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। और ये जो शिपिंग एक्टिविटी शुरू हुई है, हजारों की तादाद में वहां पे रोजगार भी उससे पैदा होता है, वहां के कारोबार भी होते हैं। तो ये अभी आगाज है, इंशाल्लाह जूं हम आगे बढ़ेंगे आप देखिए कि वहां पे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। बुनियादी सहूलियात पे बात कर लेते हैं। पानी अभी तक जो है वो बारिशों पर इन्हसार है, और बिजली एक बहुत अहम कंपोनेंट है, वो अभी तक ईरान की इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का अर्सा गुजर गया, तो इसमें कितना वक्त लगेगा कि पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से गवादर की बिजली कनेक्ट होगी साहब? जी, वहाँ पर इस वक्त ट्रांसमिशन लाइन पे काम शुरू हो चुका है पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से गवादर को कनेक्ट करने के लिए। ये अगले 1.5 से 2 साल के अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो ही ये 300 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, ये भी कोई 2 साल इसे लगेंगे बनने में, जो ही ये पावर स्टेशन तैयार होगा तो वो ग्रिड के साथ हमारा राब्ता भी ट्रांसमिशन लाइन के साथ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद गवादर में अपनी मुकामी बिजली होगी कि अपनी ज़रूरत को ना सिर्फ पूरा कर सके बल्कि मकरान कोस्ट के ऊपर भी हम उसे लेके जा सकेंगे। डेवलपमेंट पे कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती, नो डाउट के मैंने आपसे नहीं, वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो तो यकीनन फेजेस में होगी और अगले 20-30 साल लगेंगे गवादर को अपना फुल पोर्ट सिटी बनने में। सिंगापुर भी इसी तरह ग्रो किया, हांगकांग भी इसी तरह, दुनिया के दुबई भी इसी तरह 20-30 साल के अंदर अपनी असल हालत में आया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो इसका पोटेंशियल है और सी पैक है, इसमें आप अगले 10 से 20 सालों में हैरत अंगेज तरक्की देखेंगे। और ये मकबूल जान साहब से मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि जैसे संदक का प्रोजेक्ट है, गवादर पोर्ट का भी इस तरह से रहेगा, चाइना आएगा, सोना निकालेगा, चला जाएगा, फिर हमारे पास जमीन रह जाएगी। आप ये देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है कि जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, और हम कभी भी चीन पर धोखा या पाकिस्तान को एक्सप्लॉयट करने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ऐसे दानिश्वर जो
चीन के बारे में बदगुमानी फैलाते हैं, वो ना पाकिस्तान के दोस्त हैं ना चीन के दोस्त हैं। इस वक्त हमें ये महसूस करना चाहिए कि जब हमें कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, चीन ने हमारा हाथ पकड़ा और पाकिस्तान को एक नए इक्तिसादी दौर में शामिल होने में मदद की। पाकिस्तान के अंदर जब कोई $1 की तवानाई में सरमायाकारी नहीं करता था, उन्होंने $35 अरब की एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने का ऐलान किया। तो चीन के साथ मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ज़रई मईशत से सनती मईशत में बदलेगा और चीन पाकिस्तान का ताल्लुक किसी कमर्शियल बेसिस पे नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। चीन कभी पाकिस्तान की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और कभी पाकिस्तान चीन की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। हम दोनों एक दूसरे से मफादात के लिहाज से बहुत जुड़े हुए हैं और इसलिए आयरन ब्रदर रिलेशनशिप इसे कहा जाता है। यानी कि फिर मैं ये समझूं कि ये जो प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 50-50% की जो है वो पार्टनरशिप पर है और मुनाफा शेयरिंग पर होगा। ऐसा ना हो कि चीन हमसे ज्यादा मुनाफा ले ले, क्योंकि पैसा चीन का है, जमीन नहीं, ये दोनों का आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये विन विन प्लेटफॉर्म के ऊपर मबनी है। इसमें दोनों मुमालिक यकसा तौर पे फायदा उठाएंगे और मिलकर इस खित्ते के अंदर एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो चीन, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान एक हब ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बन सके। बेनिफिट आप कहते हैं कि जी दोनों को यकसा होगा, चीन को ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि चीन के लिए जो राहदारी हम बना रहे हैं वो इस वक्त तो उसी को ज्यादा बेनिफिट करिए बजाय हमको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चीन को तो राहदारी का फायदा पता नहीं 10 या 20 साल में होगा। अभी फौरी तौर पे तो उनका वेस्टर्न चाइना में कोई इकोनॉमिक जोन भी तैयार नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे फायदा तो पाकिस्तान को हो रहा है कि जिसके पास तवानाई के मंसूबे लग रहे हैं। हमारा रोड और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोलैप्स कर चुका था वो खड़ा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है, ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ रागिब हो रही है। तो इससे अभी फौरी फायदा तो पाकिस्तान को हासिल हो रहा है, चीन को तो कहीं मुस्तकबिल में से फायदा हासिल होगा। जब हम ग्राउंड पे गए हैं, लोगों से जो हमने बात की है, तो लोकल जो वहां का है वो किसी भी सूरत में जो है वो मुतमईन नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ऑपोजिशन से हमने बात नहीं की, हमने तो मुस्लिम लीग नून के काउंसलर और नाजिमों को भी, जो चेयरमैन है, उनसे भी ऑन बोर्ड लेके उनसे बात की है, तो वो भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हमें दिखाई दिए हैं। स्पेशली जमीनों का जो मसला है, जमीनों के जो लेन देन के मामला हैं उस पर। देखिए, वहाँ पर यकीनन चूँकि बहुत बड़ी एक्टिविटी जब भी किसी जगह होती है तो लोगों में वो कुछ बेयकीनी पैदा करती है। जब भी कोई बड़ी चेंज आती है तो लोग मुस्तकबिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होते हैं। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से वहाँ सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी से वहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी और उन जॉब्स के लिए हम मुकामी आबादी को तालीम दे रहे हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो हायर जॉब्स के ऊपर भी आएँ। इसी तरह खुशदार जो में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसको बिल्ड कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के मुकामी नौजवान इंजीनियर बने। और ये जो सड़कों का जाल हुकूमत फैला रही है बलूचिस्तान में, इससे जो वहाँ की मादनियात हैं उसको डेवलप करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। बलूचिस्तान की बड़ी पसमानदगी की वजह वहाँ पर सड़कों का ना होना था। आप देखिए, गवादर और कोयटा के दरमियान 70 साल के बाद अब सड़क बना दी गई है, जिससे 2 दिन का सफर 8 दिन का रह गया। गवादर और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से हुकूमत किस हद तक संजीदा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने अपने मुतवातिर शोज में आपके सामने गवादर की इस वक्त की सूरत हाल रखी, जिसमें माहीगीरों, पोर्ट की डेवलपमेंट, शहर में ज़मीनों की जो खुर्द-बुर्द है, वो मामलात आपके सामने रखे और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू आज के शो में आपके सामने हमने रखा। जुनैब खानज़ादा और टीम मुहासरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।